नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आज 22 फरवरी है। 7 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, अपने बारे में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और सही सटीक जानकारी ढूंढ कर लाऊं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बाकी ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है दागी प्रत्याशियों को लेकर। देखिए, चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। सभी पार्टियां अपने आप को बहुत ही अच्छी बताती हैं, लेकिन अगर दागी प्रत्याशियों के नाम गिनाएं तो एक से एक बढ़कर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 27% उम्मीदवार दागी, इनमें 21% पर गंभीर मामले। तो भाई, हम सही रहेंगे तभी तो दूसरों को सलाह दे सकेंगे। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी हो, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि ये आतंकवादी की पार्टी है या गुंडों की पार्टी है, तो भैया जब आप नहीं सही हो तो दूसरों को कैसे कह रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5वें चरण में 685 में से 185 उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में 1/3 से अधिक है। यह रिपोर्ट सोमवार को एडीआर ने 5वें चरण के उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण कर जारी किया है। एडीआर के संयोजक संजय सिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि इस चरण में सबसे अधिक 27% दागी उम्मीदवार हैं, जिनमें 21% के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा के 57 में से 42, भाजपा के 52 में से 25 और कांग्रेस व बसपा के 61 में से 23 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपराधिक छवि वाले के बिना चुनाव लड़ रही हो। प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो ना बीजेपी अच्छी है, ना बीएसपी अच्छी है, ना एसपी अच्छी है। अब आपको क्या देखना, अब आपको वर्क देखना है कि सबसे ज़्यादा वर्क किसका अच्छा है। रोजगार के मामले में कौन अच्छा है, शिक्षा के मामले में कौन अच्छा है, मूलभूत सुविधाओं के मामले में कौन अच्छा है, कौन सही बोलता है, कौन झूठ बोलता है, इस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप गुंडागर्दी की बात करते हैं तो भैया आपके भी प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं, कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आप अपने पार्टी को या आप गुंडों पर लगाम कैसे लगाएंगे जब आप ही खुद गलत हो। तो फिलहाल इस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको रोजगार पर ध्यान देना है, आपको शिक्षा पर ध्यान देना है, आपको हेल्थ पर ध्यान देना है, आपको अपनी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना है। आपके लिए कौन बेहतर कर रहा है उस पर ध्यान देना है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पिछला कार्यकाल और वर्तमान का कार्यकाल देखकर आपको आकलन करना है। अगली खबर सोशल मीडिया को लेकर है। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के माध्यम से कई प्रकार की तस्वीरें वायरल की जाती हैं। सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से कभी अमित शाह का, कभी मोदी का, कभी अखिलेश का, कभी योगी का, सभी का जो है तस्वीर वायरल किया जाता है एडिट करके। उस पर लगाम लगना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए सरकार, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। मोदी शाह की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने वालों को नहीं मिली राहत। यह था मामला क्या था, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अभियुक्त नियाज पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकी के साथ हाथ मिलाते हुए फर्जी फोटो फॉरवर्ड की, जो कि अनिल शर्मा के नाम से पोस्ट की गई थी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक तस्वीर भी आरोपी ने शेयर की। यह तस्वीर अखिलेश यादव के समर्थक के नाम से फेसबुक पर पोस्ट की गई और याची ने
उसे फॉरवर्ड किया। नियाज के खिलाफ संत कबीर नगर जिले के थाना मेहदावल में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिस पर निचली अदालत ने याची को सम्मन जारी कर तलब किया था। सम्मन आदेश और चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद कहा कि इस स्तर पर कोर्ट को सिर्फ यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का बनना प्रतीत हो रहा है या नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं, जिस तरह से एडिट करके जिस तरह से फर्जी वीडियो वायरल किया जाता है, जिस तरह से एडिट किया जाता है, जिस तरह से भीड़ वाले इलाके में योगी जी को खड़ा कर दिया जाता है, जिस तरह से कई बयान को एडिट किया जाए, आलू में से सोना निकलेगा, यह भी एक बयान एडिट किया गया था। सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग देश के लिए हितकारी नहीं है। अगली अपडेट है, अभ्यर्थियों को चयनित न करने की मांगी जानकारी। मैं आपको बता दूं कि यूपी SSS का मामला है और पूरी खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 420 पदों पर भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद बिना कारण चयनित न करने को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि 14 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद किस कारण सफल घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जौनपुर के पांडे, अंकित कुमार, कृष्ण कुमार व 13 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता KS कुशवाहा व मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फार्मेसी में डिप्लोमा मेडिकल बोर्ड में पंजीयन अर्हता रखी गई। इसकी परीक्षा 24 अक्टूबर 2019 को हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी SSS की सारी भर्तियां फंस चुकी हैं। कैसे? इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था और आपको मालूम नहीं, 6 महीने पहले मेरे द्वारा कहा गया था। 6 महीने पहले वीडियो सर्च करके देख लेना। इसलिए मैं कहता हूं, वेट करिए। हमने कहा था चाहे भर्ती प्रक्रिया में हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, आदर्श आचार संहिता में एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा कि प्रक्रिया वाली भर्ती रुकती नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हमने कहा भैया नतीजा आपके सामने होगा, आदर्श आचार संहिता लगने दो। कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर गए, आपको मालूम होगा, बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, वहां से जवाब मिला कि हमने चुनाव आयोग से परमिशन लिया था, लेकिन गोलमोल जवाब मिला, परमिशन नहीं मिला। मैं रिमाइंडर भेजूंगा। भैया रिमाइंडर क्यों भेज रहे हो? जब आप लोग कहते हो कि आदर्श आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, भर्ती प्रक्रिया में है, तो भैया रिमाइंडर भेजकर आयोग से परमिशन क्यों ले रहे हो? इसका मतलब है चाहे भर्ती प्रक्रिया में हो या कुछ भी हो, आदर्श आचार संहिता में जब तक चुनाव आयोग नहीं चाहेगा, न भर्ती का परिणाम जारी होगा ना कुछ होगा। ज्वाइनिंग तो किसी कीमत पर आपको आदर्श आचार संहिता में नहीं मिलेगी। तो जो मैं आपको बताया वही सही हुआ। 6 महीने पहले मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। अब उन सभी भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अंध भक्तों से कहना, भक्त तो श्री राम जी के होते हैं, भक्त तो कृष्ण भगवान के होते हैं, भक्त तो प्रभु के होते हैं। मैं उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूँ जो हमें आरोपित कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, भर्ती प्रक्रिया है, चल रही है तो वह कंप्लीट होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, चुनाव आयोग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो मैं उन अंध भक्तों से बोलना चाहता हूं, अब क्या कहेंगे आप? कितनी भर्तियों के परिणाम निकाल कर आप या निकलवा कर आप ज्वाइनिंग करवा देंगे? आप एक भर्ती का नाम बताइए जब से आदर्श आचार संहिता लगा हो, भर्ती का परिणाम आके भर्ती को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया गया हो। आप एक भर्ती का नाम बताओ। इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट में बोलने से अच्छा है पहले रिसर्च करो, ज्ञान उतना लाओ, तब कमेंट बॉक्स में बोला करो। अगली अपडेट है सीटेट परिणाम को लेकर। सीटेट का परिणाम फंसा हुआ है, छात्र मुखर हैं। छात्रों के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है परिणाम को लेकर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से एक ही वीडियो परिणाम के संबंध में अपलोड किया गया। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया है कब परिणाम आएगा, और मैं बार बार वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। जानकारी कलेक्ट करने के बाद हमने दे दिया। जिस दिन चर्चाएं थी कि आज परिणाम शाम को 7 बजे आएगा, उसी दिन वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया था। हमने कहा था परिणाम नहीं आएगा, परिणाम में थोड़ा भी विलंब होगा। विश्वास नहीं है तो वीडियो को देख लीजिए, चैनल पर अपलोड है।
इसलिए मैं कहता हूं जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूं। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, चाहे भर्ती परीक्षा की जानकारी हो या राजनीतिक मुद्दा हो या आम जनता का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को शेयर कर दो। यूपी टेट का परिणाम कब आएगा? यूपी टेट के परिणाम को लेकर चुनाव आयोग से शासन से परमिशन मांगा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक भर्ती परीक्षा आहर्ता परीक्षा है, कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, आहर्ता परीक्षा है, इसलिए इसका परिणाम जारी हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, अभी तक परमिशन नहीं मिला। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक परमिशन नहीं मिला है। अब शाम तक मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वैसे 25 तारीख को परिणाम आना है नोटिस के अनुसार। अगली अपडेट है बोर्ड की परीक्षा को लेकर। बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन होगी या नहीं, कोर्ट करेगा फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस एएम खनविलकर की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि छात्र ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले से दुखी हैं। पिछले शैक्षणिक परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के जरिए परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएं। अगली अपडेट है 24 व 25 को आंशिक बारिश के आसार हैं। पटना की खबर है, सूबे में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 और 25 फरवरी को पटना सहित अन्य राज्यों में या अन्य राज्यों के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं प्रबल है। एक और महत्वपूर्ण खबर है मायावती जी के बयान को लेकर। मायावती जी ने रोजगार को लेकर पहली बार बयान दिया है। इन्होंने कहा कि हम रोजगार भत्ता नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। मैं तो एक बार सभी से पूछना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी का नाम क्यों कोई नहीं ले रहा है? आखिरकार सरकारी नौकरी देने में दिक्कत क्या है? जब पद खाली हैं, आप टैक्स वसूल रहे हैं, आपको अपने घर से पैसा नहीं दे, तो सरकारी नौकरी का नाम क्यों कोई नहीं ले रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए इन पार्टियों की सरकारों ने अनुसूचित जात और ब्राह्मण समाज को उपेक्षित रखा है, जात और धर्म के नाम पर नफरत फैलाई है। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में गुंडा माफिया पैदा की है। यही जब गुंडा माफिया का कोई नाम ले लेता है तो एक बात मैं बोलता हूं, आपके पार्टी के विधायक पर आपराधिक मामले रहते हैं, आप आपराधिक छवि वालों को टिकट दे देते हैं, उसके बाद भाषण के दौरान बोलते हो गुंडा माफिया। ये कौन सा नियम है भैया? पहले आप अपनी पार्टी के छवि को सुधारो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, या बसपा हो, या कांग्रेस हो। जब तक आप अपनी पार्टी के छवि को नहीं सुधारोगे तब तक आप किसी पर आरोप लगाने लायक नहीं हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो सरकारी नौकरी का नाम लेगा, जो रोजगार का नाम लेगा, किस विभाग में हम नौकरियां निकालेंगे, प्राथमिक निकालेंगे, पुलिस में निकालेंगे, फौज में निकालेंगे, इत्यादि के बारे में जब तक बोला नहीं जाएगा स्पष्ट, तब तक जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो जमाना चला गया जब जांच के नाम पर केवल वोट मिलता था, अब तो विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, आप सभी को मालूम होगा। अगली अपडेट है 12 से 18 वर्ष वालों के लिए तीसरा कोरोना टीका मंजूर कर दिया गया है। अगली अपडेट है साक्षात्कार को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। 21 दिन पूर्व सूचना देने की तैयारी में चयन बोर्ड। अवमानना से बचने को लेकर आज घोषित हो सकती है साक्षात्कार की तिथि। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 फरवरी है 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर निर्णय आज होने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो आप लोग आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक सही जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर। जय हिंद, भारत, नमस्कार।